साथियों आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ बहुत ही एक्सपेक्टेड साथियों क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। मेरा मानना है साथियों कि सबसे पहले अगर जो 50 सवाल मैं आपको करवा दूं साइंस के, उसमें से कुछ नहीं 7 से 8 सवाल आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों यहां पर रीजनिंग के सवाल आप देखेंगे और मैथ्स के सवाल भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें साथियों अगर आज आप इस वीडियो के माध्यम से साथियों देख लेते हैं तो कुछ नहीं लगभग 15 से 20 सवाल आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। चलिए तो पहला सवाल है कि देखिए जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है साथियों? अरस्तु को कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी था, तो बिल्कुल सही था। यानी कि साइटोलॉजी को क्या कहते हैं? जीवाणु के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, नहीं फसलों के अध्ययन को नहीं साथियों, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। उसके बाद देखिए लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? ये कई बार सवाल पूछा गया, इस बार पूछा गया है। तो अस्थि मज्जा आप लोग याद रखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद देखिए राइबोसोम निम्नलिखित में से इसका क्या कार्य होता है राइबोसोम का? तो प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश प्रोटीन संश्लेषण करता है या वसा संश्लेषण करता है? मैं कहूंगा प्रोटीन संश्लेषण करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा में पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? पित्तरस, अग्न्याशय रस की बात चल रही है। मैं कहूंगा बिल्कुल सवाल आपकी परीक्षा में ये आएगा, इसलिए आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। यकृत जो है ना, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है साथियों? सेरिब्रम के द्वारा होता है। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है कहां साथियों? हाइपोथैलेमस। आप लोग ध्यान रखेंगे हाइपोथैलेमस में ही शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। आंसर आपका बी होगा। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इन चारों में से कौन सा एंजाइम? मैं कहूंगा जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये साथियों लार में पाया जाता है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत शानदार सवाल है। उसको क्या कहा जाता है साथियों? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ी इसमें से मिस्टेक है। अगर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ऑप्शन आएगा तो आप लोग लगा देंगे, है ना। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों यूरोमीटर कहा जाता है। यूरोमीटर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? तो मैं कहूंगा साथियों थायराइड ग्रंथि में अगर वृद्धि हो रही है तो ये आयोडीन के कारण हो रही है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण हो रही है। निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों लाइकोपिन है, यानी कि लाइकोपिन आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि हार्मोन शब्द का नामकरण साथियों किसके द्वारा किया गया था? मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों हार्मोन शब्द की, जब साथियों हम लोग बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे बेलिस एवं स्टार्लिंग का नाम आता है, क्योंकि हार्मोन शब्द का नामकरण जो किया था वो बेलिस और स्टार्लिंग के द्वारा ही किया गया था। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई साथियों कौन सी है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? मैं कहूंगा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प की अगर बात करें कमल, सूरजमुखी नहीं साथियों रफ्लेशिया है। तो रफ्लेशिया आपके सवाल का राइट आंसर होगा। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? हड्डी, खोपड़ी, इनेमल। मैं कहूंगा इनेमल जो होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि की अगर बात करें ना साथियों पता कहां पर होती है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो ये साथियों कहां पर होती है? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो वृक्क के ऊपरी भाग में होती है ना, वृक्क के ऊपरी भाग में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो किसकी बात चल रही है? एडेनिन की बात चल रही है। एडेनिन की अगर बात करें तो ये आरएनए में भी पाया जाता है और डीएनए में भी पाया जाता है। उसके बाद देखिए आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा रोग हो जाता है? मैं कहूंगा क्रिटिनिज्म हो जाता है साथियों आयोडीन की कमी से। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए करके द्रनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो यहां आप लोग ध्यान रखना है डार्विन, थियोफ्रास्टस नहीं साथियों लिनियस आप लोग ध्यान रखेंगे। द्रनाम पद्धति के प्रतिपादक साथियों लिनियस साहब थे। उसके बाद देखिए किस फाइलम की जंतुओं में ऊतक नहीं पाए जाते हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मोलस्का की बात नहीं चल रही है, पेरिफेरा की बात चल रही है। पेरिफेरा की अगर बात करें तो कहेंगे किस फाइलम की जंतुओं में? मैं कहूंगा पेरिफेरा फाइलम की जंतुओं में ऊतक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है अमीबा जनन करता है। तो अमीबा जनन करता है किसके द्वारा? तृतीयक संलयन के द्वारा, दुर्विखंडन द्वारा। मैं कहूंगा दुर्विखंडन द्वारा अमीबा जनन करता है। आंसर आपका भी होगा। और कहेंगे साइनोकोबालामिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो ये साथियों विटामिन किसका? विटामिन बी12 होना चाहिए या 8 नहीं है साथियों, बी होना चाहिए। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। आंसर आपका डी होगा। आलू क्या है? जड़ है, तना है, पत्ती है या साथियों फूल है? तो ये एक तना है। आलू क्या है साथियों? तना है। आंसर आपका बी होगा। ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? मुझे बताइए। तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज साथियों डार्विन के द्वारा ही की गई थी। अगला देखिए इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो अगर बात करते हैं पादप हार्मोन की तो साइटोकाइनिन की अगर बात करें तो ये साथियों पादप हार्मोन है। उसके बाद देखिए गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो गैसीय स्थिति में जो पाया जाता है हार्मोन वो एथिलीन है। क्या है साथियों? वो
एथिलीन है। उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था वो पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में साथियों वो पीडीएफ आपको दी जा रही है। उसमें आपको देखिए 10 मॉडल पेपर दे दिए जाएंगे, जैसा आपका पेपर आ रहा है वैसे 10 मॉडल पेपर, ठीक है ना। और उसके अलावा देखिए देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने हैं, जो पिछली सालों में ग्रुप डी का पेपर हुआ था वो क्वेश्चन भी डिक्टो उठा के पूछे जा रहे हैं। तो एक तो 50% ये आपका कवर हो जाएगा अगर इस पीडीएफ को देख लिया दूसरी वाली, और पहली वाली पीडीएफ को देख लिया तो लगभग 25% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के, साइंस के और मैथ्स के। उसके अलावा 1000 क्वेश्चन की आपको करंट अफेयर की पीडीएफ दी जा रही है। मेरा मानना है कि सारे क्वेश्चन आप यहां से आप देख सकते हैं। तो ये तीसरी पीडीएफ करंट अफेयर की होगी। तो ये सारी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, इनमें से पुंकेसर का भाग नहीं, देखिए तंतु पुंकेसर का भाग है, परागकोश है, कनेक्टिव है, लेकिन अंडाशय नहीं, अब नहीं है, तो ये आपका जवाब है। अगला देखिए कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है, तो किसकी बात चल रही है साथों, मैं कहूंगा कार्बन नहीं है, बाकी सारे हैं, तो बाकी सारे हैं, इसलिए आंसर आपका ए होगा। एक हाइड्रोफाइट होता है, तो एक जलीय पादप, एक पादप रोग, एक जड़विहीन पादप या समुद्री तंतु, तो मैं कहूंगा एक जलीय पादप होता है साथों हाइड्रोफाइट। उसके बाद देखिए वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक साथों किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर बात करें, इनको ही साथियों वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं उनके, है ना, बिल्कुल साथियों ये आपका सही जवाब हो जाए, यानी कि लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरित होते हैं उनसे मैं कहूंगा बिल्कुल पहला पड़ा और पहला आपका जवाब हो गया। अगला देखिए गुणसूत्र का कौन सा युग में बच्चों के लिंग निर्धारण में सक्षम होता है, तो साथियों XY आपका जवाब हो जाएगा। परीक्षा में सवाल आए तो घबराना नहीं, आपको लगा देना है आंसर। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, मैं कहूंगा साथियों मेलेटोनिन की अगर बात करें इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। अगला देखिए प्रमुख मानव नरे लिंग हार्मोन है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, टेस्टोस्टेरोन की बात चल रही है। टेस्टोस्टेरोन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है, तो किसके माध्यम से किया जाता है, मैं कहूंगा हीमोग्लोबिन के माध्यम से किया जाता है, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन की अगर बात करें ये जनन प्रकार की कोशिकाओं में होता है, राइट आंसर आपका सी होगा। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाया जाता है, यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो मैं कहूंगा माइटोकॉन्ड्रिया को ही साथियों पावर हाउस कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल साथियों आंसर आपका है ना रॉबर्ट हुक, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, यानी कि किसको किससे जोड़ती है साथियों, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि ऊतक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऊतक का अध्ययन जो किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कितनी अस्थियां होती हैं, 28 अस्थियां होती हैं, आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल देखिए मनुष्य का औसत यानी कि रक्तचाप कितना होता है, औसत रक्तचाप कितना होता है, ये आपको यहाँ पर साथियों बताना है। चलिए तो मैं कह सकता हूँ 120/80 होता है, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं साथियों, मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सारे के सारे मैथ्स के सवालों को भी साथियों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहां पर देख लीजिए। एक सेकंड रुकिए, चलिए तो ये साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद साथियों हम लोग देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। चलिए तो पहला कॉन्सेप्ट साथियों रीजनिंग का आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को देखिए और सवाल का जवाब बताइए। देखिए सबसे पहले 2 है ना, उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद यहां पर अगर बात करें 25 है और फिर साथियों 52 है, उसके बाद यानी कि अगला नंबर आपको साथियों बताना है, ठीक है ना। तो इसमें साथियों थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए कैसे क्या होगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर अगर बात करें ना साथियों हम लोग ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 16। देखिए एक चीज यहां पर आपको नजर आ रही होगी, जैसे कि अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, ठीक है, यहां पर भी 1 बड़ा है और यहां पर साथियों 4 बड़ा है, यहां पर 8 बड़ा है, यहां पर कितना 9 बड़ा है और यहां पर कितना बढ़ गया है 27 बढ़ गया है। तो आपको एक चीज नजर नहीं आ रही, देखिए ये 3 का क्या है साथियों, 3 का क्यूब है ना, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है। अगर इसको हम मान ले ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहूंगा 1 1 2 2 3 3, तो अब साथियों 4 यहां पर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर आएगा। 4 चौक कितना होता है साथियों, है ना, 4 चौक की अगर बात करें, या एक काम करिए देखिए पहले क्या आया स्क्वायर, ठीक, ये ठीक 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 है। तो यहां पर अगर बात करें 4 चौक 16 आना चाहिए, तो 16 आना चाहिए, तो 16 हमें 52 में मिलाना है, 6 2 आपका 8 हो जाएगा और 6 आ जाएगा, यानी कि 68 यहां पर आना चाहिए। 68 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, ठीक है ना। चलिए तो उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के सवाल की, एक सेकेंड, चलिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट नंबर का सवाल। इस सवाल को देखिए और साथियों आप लोग मुझे बताइए कि आपके सवाल का जवाब आखिर क्या हो सकता है। आपसे कहेंगे 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी तरह से समान है, एक संख्या साथियों अलग है, वो अलग संख्या कौन सी है। तो 91 है, 84 है, 55 है, 42 है। देखिए
मुझे इसको देखकर सातों ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर 3 नंबर ऐसे दिख रहे हैं जो कि 7 से विभाजित हैं। क्या 7 से विभाजित हैं, लेकिन एक जो 55 है ये 7 से विभाजित नहीं है, तो सबसे अलग क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि HEAD को सातों क्या लिखा गया है, 52019116। तो ट्रिक को सातों क्या लिखा जाएगा, फटाफट आप लोग सातों देखकर यहाँ पर मुझे बता दीजिए क्या आपका सवाल का जवाब हो सकता है। चलिए देखिए सातों यहाँ पर अगर बात करें ना, तो कुछ ये संख्या सही नहीं है साथियों, है ना, ये संख्या जो है ना सही नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर है साथियों। यहाँ पर आपका जो आना चाहिए वो 4158 आना चाहिए, यानी कि अगर हेड को 4158 लिखा गया है तो ट्रिक को साथियों क्या लिखा जाएगा, इतनी सी बात बताइए। देखिए आपको एक चीज नजर आ रही होगी, डी 4 नंबर पर आता है, ए 1 पर नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही करेंगे साथियों, के 11 पर आता है तो 11 आ जाएगा, सी 3 पर आता है, आई 9 पर आता है, आर 18 पर आता है और टी आपका 20 पर आता है। कहां पर आता है साथियों, 20 पर आता है। चलिए तो देख लीजिए साथियों, 11 3 9 18 और 20 कहां पर लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो 11 39 18 20 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ फूल सफेद हैं, तो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा सातु करते जाइए। कुछ फूल सफेद हैं तो मान लेते हैं सातु ये क्या हो गए, ये फूल हो गए, और कुछ फूल सफेद हैं यानी कि इतने फूल क्या हो गए सातु, इतने फूल अगर बात करते हैं तो इतने फूल सफेद हो गए। और कुछ सफेद वस्तु है, मान लेते हैं सातु इतनी सफेद क्या हो जाएंगी, इतनी सफेद वस्तु हो जाएंगी, है ना, इतनी सफेद वस्तु, अच्छा इतनी सफेद वस्तु गोलाकार है, इतनी सफेद वस्तु जो है ना वो गोलाकार है, ये कहने का मतलब है। अब निष्कर्ष पढ़िए और निष्कर्ष देखकर साथू मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत है। चलिए तो कहने के कुछ फूल गोलाकार, देखिए फूल आपके ये हैं, गोलाकार आपके ये, तो कैसे कुछ फूल गोलाकार हो सकते हैं, बिल्कुल गलत। हर गोलाकार वस्तु या तो सफेद है ना, या एक फूल है, फूल भी नहीं है, और हर गोलाकार वस्तु सफेद भी नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहां पर लिखा हो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और जबकि एक अलग है, इस अलग वाले का आपको सातु चयन करना है। भय, आक्रोश, शांति या आनंद। देखिए भय, आक्रोश, आनंद अगर बात करें ये मनुष्य में सातु होते हैं क्या, एक तरीके से कहीं ना कहीं मनुष्य की एक तरीके से अंदर की चीज है, अगर वो गुस्से में है ना तो आक्रोश, मजे में आनंद, है ना, डरा हुआ है भय, लेकिन शांत एक अलग चीज है सातु। इसमें से अगर सबसे हम अलग देखें तो वो अलग शांत आपका आएगा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्न 4 समूह में से कौन सा इस समूह का हिस्सा नहीं है। इसमें से भी वही चीज आपको बताना है, सबसे अलग कौन सा। देखिए जब मैंने सबसे पहले BYWD को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि B का अपोजिट Y होता है और W का अपोजिट D होता है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। F का अपोजिट U होता है, S का अपोजिट H नहीं होता है साथों, S का अपोजिट H होता है ना। D का अपोजिट W होता है, T का अपोजिट T होता है, C का अपोजिट X होता है, W का अपोजिट D होता है, यानी कि सबसे अलग जो मुझे लगा वो ऑप्शन नंबर B वाला लगा। तो ऑप्शन नंबर B आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के यहां पर अगर बात करें आपसे कहा जा रहा है कि BDFH को AFCL कैसे लिखा गया है, वैसे ही सातु लिखा जाएगा FHJL को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अगर हम B से A पर जाएं तो यहां पर 1 घटाया गया है, D से F पर जाएं तो यहां पर सातु 2 बढ़ाया गया, 2 बढ़ा दिया गया है, और F से C पर जाएं तो सातु F 6 पर होता है, क्या है ना। अगर बात करते हैं सातु F जो है ये 6 पर होता है, ये तो 3 घटा दिया गया, यहां पर 3 घटा दिया, H से L यानी कि यहां पर 4 बढ़ाया गया, तो है ना, तो जैसा यहां पर है साथियों वैसा ही सातु है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा यहां पर आपने जो चीज लगाई है ना वही चीज सातु आपको आगे लगाना होगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर बात करें जैसे कि इसमें 1 घटाया गया था तो सातु इसमें आपको 1 घटाना है, F में 1 घटाओगे सातु क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको 2 बढ़ाना है तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। इसमें आपको 3 घटाना है तो क्या आना चाहिए, मैं कहूंगा सातु G आना चाहिए। इसमें आपको 4 बढ़ाना है तो क्या आपको सातु करना चाहिए, यहां पर अगर बात करें 4 बढ़ाना है, L बराबर होता है सातु P आ जाएगा, यानी कि EJGP कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो सी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करिए जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे, यानी कि अगर बात करते हैं सातु आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए सबसे पहले 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 12 है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है, और उसके बाद 31 आना चाहिए और फिर सातु 50 आना चाहिए, यानी कि यहां पर ये चीजें सातु है। चलिए तो इसको सातु आप करके देखिए और बताइए कि आपका जवाब क्या होगा। देखिए
2 5 7 12, इससे आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है? देखिए, अगर हम इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ दें तो ये नंबर मिल जाएगा। अगर हम साथियों एक काम करके देखिए, अगर इन दोनों नंबर को जोड़िए और यहां पर हमें एक नंबर लाना है तो 12 7 कितना होता है? 19 होता है। अब एक काम करिए, क्रॉस चेक करिए, इन दोनों नंबर को अगर जोड़कर ये नंबर आ गया यानी कि 31 आ गया तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 बिल्कुल साथियों, यानी कि 19 ही यहां पर आएगा। और 19 कहां पर है? 19 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि यातना का संबंध क्रूरता से है तो क्षमाशीलता का संबंध साथियों किससे होगा? फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए, तो जैसे साथियों यातना का संबंध क्रूरता से है वैसे क्षमाशीलता का संबंध साथियों उदारता से होगा, तो उदारता आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि PMTZ, उसके बाद आया है RKVX, और उसके बाद आया है TIXV, और उसके बाद आया है VGZT। तो उसके बाद साथियों कौन से 4 लेटर यहां पर आएंगे? बस इतनी सी बात आपको बताना है। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर देखिए ये आपका P है, P से R हुआ है, R से T हुआ है, T से V हुआ है, तो मैं कहूंगा V से क्या हो जाएगा साथियों? V से आपका X हो जाएगा, यानी कि यहां पर X आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। M से आपका K हुआ है, अब यहां पर माइनस हुआ है 2, फिर I हुआ है 2 माइनस हुआ है 2 माइनस हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। तो X और E कहां पर लिखा हुआ है? X और E यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है। अब साथियों इसको देखिए, T से V हुआ है यानी कि 2 बड़ा है, फिर X हुआ है 2 बड़ा है, फिर Z आ गया साथियों 2 बड़ा है। अब यहां पर साथियों क्या आ गया? मैं कहूंगा B आ जाएगा, और B कहां पर लिखा हुआ है? XEB, आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। बस इतना चेक करके साथियों आपको आगे बढ़ जाना होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर क्या आएगा, यानी कि 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 8 है, और फिर साथियों 19 है, और फिर साथियों 42 है। तो अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है? इतनी सी बात आपको बताना है। चलिए देखिए, 1 से 3 हुआ है तो मैं कहूंगा कि 2 बढ़ा दिया गया, यहां पर साथियों 5 बढ़ा दिया गया, यहां पर कितना बढ़ा दिया गया? यहां पर भैया कितना बढ़ा दिया गया? मैं कहूंगा 11 बढ़ा दिया गया, है ना। और यहां पर फिर देखिए कुछ बन नहीं पा रहा है साथियों मसला, तो मैं कहूंगा हो सकता है ये लॉजिक शायद ना लगे, और बिल्कुल नहीं लगेगा ये लॉजिक। उसके बाद देख लेते हैं साथियों, नेक्स्ट चीज हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर एक काम साथियों यहां पर कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम 1 की गुणा 2 से कर दे और 1 प्लस कर दे तो 3 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार 3 की गुणा अगर 2 से कर दे और 2 जोड़ दें तो 8 मिल जाएगा। और उसी प्रकार 8 की गुणा अगर 2 से कर दे, 8 दूना 16, और 3 जोड़ दें, देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, मैं कहूंगा अब साथियों 2 से गुणा तो होगी लेकिन 4 जुड़ेगा, तो 19 दूना साथियों कितने हो जाएंगे? 38, 38 और 4 कितने होते? 42, यानी कि गुणा 2 से होगी। अब जुड़ेगा साथियों आपका 1 2 3 4 5, 5 जोड़ दिया जाएगा, तो 42 दूना साथियों कितना हो जाएगा? 82, और इसमें अगर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। 89 कहां पर है? 89 आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में है। चलिए, फिर से साथियों एक नंबर सीरीज वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सवाल साथियों हो चुका है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल अब हम लोग देखेंगे। नंबर सीरीज वाले सवाल आपके लिए साथियों इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 18 और फिर 27 है। तो अगला नंबर क्या आ सकता है? और उसके बाद साथियों 81 ही आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मैं कह सकता हूं देखिए 6 से 9 हुआ है तो यहां पर कितना बड़ा है? एक बार थोड़ा सा ध्यान करके मुझे बताइए। 3 बड़ा है, यहां पर एकदम से 9 बढ़ गया, यहां पर से साथियों फिर 9 बढ़ गया। ये क्या चल रहा है? ये मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, है ना। या फिर 3 9 कुछ 12 12 ऐसे करके आना चाहिए। तो इसमें कुछ और लॉजिक की अगर बात करें तो क्या लग सकता है साथियों? देखो थोड़ा देखकर मुझे आप लोग बताइए। देखिए अगर हम बात करें, ये 3 गुना है और ये भी 3 गुना है, यानी कि 6 का 3 गुना 18 है, 9 का 3 गुना 27 है। तो यहां पर क्या नंबर आएगा साथियों? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा इसका जरा 3 गुना करके देखिए, 18 3 कितने होते हैं? 54 होते हैं। समझ में आ गया साथियों, है ना। अगर इसका 3 गुना 81 हुआ तो बिल्कुल सही है साथियों। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 3 दूना 6 7 8 बिल्कुल 81, यानी कि 54 ही यहां पर आएगा, और 54 हमारा ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 6 दोस्त हैं, ABCDEF, एक गोल मेज की चारों ओर केंद्र की तरफ मुखातिब होकर बैठे, यानी कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, C A और B के बीच में स्थित है, मतलब बीच में बैठा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे सातों यहां पर कहा जा रहा है वैसे वैसे सातों इन चीजों को हम फिल कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें तो क्या कहा गया है? कहा गया है सातों सी ए और बी के बीच में बैठा है, जो डी के एकदम बाईं ओर बैठा है अगर सी ई से मुखातिब है। देखिए यहां पर कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। यहां पर कहा गया है कि सी ई से मुखातिब है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि सी ई के सामने बैठा है। तो अगर मान लीजिए सी यहां पर बैठा है तो ई कहां पर बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा, क्योंकि आमने सामने सी और ई हैं, मुखातिब है ना, आमने सामने हैं। चलिए अब देखिए आप वो लाइन चूज कीजिए जहां पर सी या ई में से कुछ एक लिखा हो। यहां पर सी लिखा हुआ है, कह रहे कि सी जो है ना ये ए और बी के बीच में बैठा है, यानी कि सी जो होगा ये ए और बी के बीच में बैठा होगा। तो ए और बी के बीच में बैठा होगा, ठीक है, यानी कि जो डी के एकदम बाईं ओर बैठा है। जो का मतलब होता है इस वाले के लिए, है ना, इसके लिए, यानी कि डी के एकदम बाईं कौन बैठा है? बी बैठा है। तो डी के एकदम बाईं कौन बैठा है? बी, यानी कि डी यहां पर बनेगा तभी तो डी के एकदम बाईं सातों बी बैठ पाएगा, यहां पर बैठा हुआ है। अब एक बचा है, एफ बचा है, तो वो सातों यहां पर आ जाएगा। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है एफ के सामने कौन है? मैं कहूंगा एफ के सामने तो सातों बी है, तो बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, ये लीजिए सातों मैथ्स के क्वेश्चन आपके सामने अब यहां से गुजरेंगे, और इन लगभग 5 सवाल सातों मैंने लिए हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास है। तो इन 5 सवालों को
को देखिए और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कर डालिए। चलिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि 60 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है, तो 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी। देखिए, अगर हमें टोटल कोई चीज पता है कि भाई ये 60 लीटर है या 100 लीटर है या 200 लीटर है और उसका अनुपात दे रखा हो कि भाई इसमें दूध और पानी है और दूध का अनुपात ये है, पानी का अनुपात इतना है, तो हम इसमें पता लगा सकते हैं कि इस 60 लीटर में टोटल दूध कितने लीटर है और पानी कितने लीटर। कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, 60 लीटर टोटल है, अगर दूध का अनुपात कितना है 2 है, तो यहां पर 2 लिख देना और नीचे इन दोनों का योग लिख देना, 2 और 1 3। ये क्या हो जाएगा? ये आपका दूध निकल कर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार पानी देखोगे, पानी का अनुपात कितना है? पानी का अनुपात 1 है, तो यहां पर 1 आएगा, नीचे तो टोटल आएगा, ये आपका पानी का अनुपात निकल कर आएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगर बात करते हैं, इसको अगर कट करो तो 3 दूना 6 20 आ जाएगा, 3 दूना 6, सॉरी यहां पर क्या आएगा? हाँ, ये सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 20 से कम 20 यानी कि पानी कितना लीटर निकला? 20 लीटर निकला, और 20 दूना 40, दूध कितना निकला साथियों? 40 लीटर दूध निकला। तभी तो 40 लीटर दूध, 20 लीटर पानी, 60 लीटर टोटल हो पाएगा। देखिए 60 लीटर ये लिखा हुआ है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक बात आपसे साथियों जो कही जा रही थी, वो क्या कही जा रही थी? कह रहे थे 4:3 का अनुपात करने के लिए, यानी कि दूध और पानी को 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा कितनी होगी। तो दूध इतना है, पानी कितना है? 20 लीटर है, पानी में कितनी मात्रा मिलाई जाए? तो मैं कहूंगा x अगर मात्रा पानी की मिला दी जाए, x मिला दी जाए पानी में, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। ये यहां पर कहा गया है, इसको कैलकुलेट करके x का मान आपको निकालना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात साथ समझ में अगर आपको आ गई है तो 40 तियां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बराबर लिखा हुआ है 40 तियां 120 आपका हो गया, बराबर 20 चौक आपका 80 हो गया, प्लस आपका 4x यहां पर आ जाएगा। अब देखिए 120 में 80 इधर आ जाएगा ना, तो 120 में से 80 जाएगा, 40 बचेगा, ये 4x हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा साथियों? 40/4 आ जाएगा, और x बराबर फाइनली 10 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 60 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में है, तो 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा साथियों 10 लीटर होगी। तो 10 लीटर आपका जवाब हो जाएगा। और 10 लीटर कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10 प्रतिवर्ष की दर से कम होता है, यानी कि हर साल 10% की दर से कम हो रहा है। 84,000 मूल्य है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए 84,000 की अगर बात करें, 84,000 अभी है, यानी कि पहले वर्ष कम होगा, 10% कम होगा, तो 90 में बिकेगा, और दूसरी बार फिर ये 90 में बिकेगा, क्योंकि 2 वर्ष की बात चल रही है ना, तो फिर ये 90 में बिकेगा। तो इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर निकाल आएगा। तो इन 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इन 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके सामने आ जाएगा 9 नीम 81, तो इसकी आप गुणा करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 84 की गुणा 781 से करा लीजिए, ये आपका 84 आ जाएगा। 8 चक्कू 7 32 हो जाएगा, 8 2 64 हो जाएगा, 64 65 66 67, यानी कि 67 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 4 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया, यानी कि 6804 आ गया। अच्छा, इसमें एक 0 था, वो इसमें आ जाएगा, यानी कि 68,040 आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2 सवाल और बाकी हैं, है ना, मतलब इसको मिलाकर 3 सवाल और बाकी हैं। कहने के यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? कोई दिक्कत नहीं साथियों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। इसमें सिर्फ क्या लगेगा? इसमें एक सूत्र आपका लगेगा, और वो सूत्र अगर आप लगा देते हैं अच्छे तरीके से, तो इस सवाल का जवाब आपको साथियों बहुत आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए वो सूत्र कौन सा है, वो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, है ना। वो सूत्र की अगर बात करें तो साथियों वो सूत्र क्या है? देखिए x + y प्लस x इंटू वाई अपॉन क्या हो जाएगा साथियों? 100 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 20% की वृद्धि की गई है, तो यहाँ पर x भी हम इसको यही मानेंगे 20 को, और y भी साथियों 20 को मानेंगे। तो क्या आ जाएगा साथियों? 20 + 20 प्लस 20 इंटू 20 आपका आ जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 आपका 40 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, यानी कि 44% आपके इस सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2 सवाल बाकी, एक ये और एक इसके बाद वाला। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि 12 पदों में से पहले 6 पदों का औसत 36 है और अंतिम 6 पदों का औसत 42 है। यदि पहले 11 पदों का औसत 38 है, तो 12वां पद क्या होगा? क्या आप इसका सवाल का जवाब बता सकते हो? बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 12 पद हैं, 12 पदों में से पहले 6 पद, अच्छा 12 पदों में से साथियों पहले 6 पदों का जो औसत बताया गया है वो 36 बताया गया है, और फिर उसके बाद जो 6 पद हैं, टोटल 12 पद हैं कह रहे हैं, पहले 6 पद का औसत 36 और दूसरे 6 पदों का औसत कितना हो जाएगा साथियों? 42 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पहले 11 पदों का औसत इतना है ना, तो 12वां पद क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है,
पहले 11 पदों का औसत कितना है साथियों? 38 है। तो आप यहां पर एक काम ये कर सकते हैं, वो काम क्या है, अगर मैं कहूं 6 पदों का कुल मिला के योगफल कितना होगा, 6 पदों का कुल मिला के साथियों योगफल कितना होगा, तो 6 छंग आपका 36 हो जाएगा, 6 तियां 18 हो जाएगा, यानी कि 21 आपका आ जाएगा, यानी 6 पदों का कुल मिला के योगफल 216 बैठा। अब अंतिम 6 पदों का कुल मिला के योगफल कितना होगा, 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 1 आपका 25, यानी कि अगले 6 पदों का योगफल जो होगा वो 252 हो जाएगा। अब इन 6 यानी कि 12 पदों में से जो शुरू के 11 पद हैं उनका औसत देखिए, उनका कुल योग कितना होगा, 38 की गुणा 11 से करनी है, तो 38 ऐसे साथ आप लिख सकते हो, 418 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा इनको जरा जोड़िए, यानी कि 216 को और 252 को, तो अगर जोड़ते हैं साथियों 216 प्लस 252 को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 6 4, यानी कि अगर मैं कहूं 12 पदों का कुल मिला के योगफल 468 है और 11 पदों का कुल मिला के योगफल 418 है, इसमें कहने के 12वां पद क्या होगा, तो इसको इसमें से डिफरेंस कर दीजिए, घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा 12वां पद साथियों क्या हो जाएगा, यानी कि 50 आया है तो 12वां पद आपका 50 हो जाएगा। 50 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल, आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि एक घनाकार टंकी में 48,000 लीटर पानी है। यदि टंकी की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है तो टंकी में पानी की गहराई साथियों ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, टंकी की अगर बात करें, टंकी का आयतन हमें यहां पर ज्ञात करना है। क्या टंकी का आयतन की अगर बात करें साथियों, टंकी के आयतन बराबर क्या होता है, टंकी का आयतन बराबर साथियों वही तो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है साथियों टंकी का आयतन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टंकी का आयतन की अगर बात करें यहां पर लगभग 48,000 है। चलिए, तो 48,000 तो साथियों आपका यहां पर आ जाएगा, 48,000 बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। यहां पर अगर बात करें, आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई निकालना है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात। अच्छा, एक चीज यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं साथियों, ये 48,000 लीटर है, क्या है, 48,000 लीटर है। अगर यहां पर अगर बात करें तो 1,000 लीटर की अगर बात करें तो ये कितना होता है, 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब होता है ना। तो 48,000 लीटर की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, 1/1000 हो जाएगा, 1/1000 की गुणा आपको कराना होगी, यानी कि इससे आपको 1/1000 की गुणा भी यहां पर कराना होगी। अब लंबाई चौड़ाई लिखिए, 6 गुणा 4 गुणा ऊंचाई आपको ज्ञात करना है ना। चलिए, तो इन 3 जीरो से साथियों आपका क्या, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको देखिए, 48 आ गया है ना, और बटे कितना आ जाएगा, 6 और 4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आपका ऊंचाई आ जाएगा। देखिए, 4 से कट करेंगे तो 12 आएगा, 6 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ऊंचाई कितनी निकल कर आई साथियों, 2 मीटर की ऊंचाई निकल कर आई, और 2 मीटर की ऊंचाई आपकी ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के